हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। ओके, नज़र तो पड़ी गई होगी बोर्ड पे, और आज तो बोर्ड खाली है, बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने आते हैं, क्योंकि हमें कल जीतना है। जी हाँ, हम कल जीतने के लिए आज सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आज भी कुछ नया सीखेंगे और वो नया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। जितने भी वन लाइनर्स, इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं इस चैप्टर के, आज हम सब कवर करेंगे। इस चैप्टर को बहुत डिटेल तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, वो सब आज हम इस चैप्टर के लिए कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, रुको ज़रा, सब्र करो। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज की 4 लाइनें तो मिस हो गई। बहुत पसंद आती हैं ये 4 लाइनें, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों, वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो और कोई आपको सहारा देने के लिए पहुंच जाए, तो आप में इतना जोश बढ़ जाता है कि इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल न लगने लगता है। तो 4 लाइनें बस वही हैं, हम आपको सहारा दे रहे हैं और आप जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, 4 तो नहीं, आज 2 लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं, जोश से भरी हैं, मोटिवेशन से भरी हैं। स्टार्ट करें। ओके, तो लाइनें कुछ ये हैं कि कह दो हवाओं से अपनी औकात में रहें, कह दो हवाओं से अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। यानी जितनी मुश्किलें आएँ हमारी लाइफ में, जितनी भी मुश्किलें आएँ, उनसे कह दो अपनी लिमिट में रहें, अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि हमें जीतने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है? डेडिकेशन की, सेल्फ मोटिवेशन की, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। हम अपने गोल को, एम को अचीव करने के लिए पैशनेट हैं और हमें किसी भी मुश्किल से कोई डर नहीं लगता। तो कह दो हवाओं से, कह दो हवाओं से अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके, ऑफ कोर्स अब तो याद होना चाहिए कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। बच्चों, रिक्वेस्ट की गई थी लाइव आने की यूट्यूब पर, तो डेफिनेटली अगर आप हमें ऐसे ही अपना ब्लेसिंग्स और प्यार देते रहे तो हम जल्दी ही यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव एंड अफेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, आज का सेशन यानी आज की जीत की तैयारी स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बच्चों पीरियोडिक टेबल में देखा था, एस ब्लॉक कहाँ था? लेफ्ट हैंड साइड। पी ब्लॉक कहाँ था? राइट हैंड साइड। डी ब्लॉक कहाँ था, यानी ट्रांजिशन मेटल कहाँ थी? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज बना रही थी। एफ ब्लॉक कहाँ था? पीरियोडिक टेबल में एकदम नीचे, लैंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज। और हाइड्रोजन कहाँ रखी गई थी? सबसे ऊपर सेंटर में। यानी पीरियोडिक टेबल कुछ आपकी ऐसे, ये हो गया एस ब्लॉक, उसके बाद ये हो गया आपका डी ब्लॉक, इधर आ गया आपका एफ ब्लॉक, और नीचे आ गई आपकी ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया बच्चों डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया एफ ब्लॉक, और हाइड्रोजन कहीं आपकी अकेले ये। तो कुछ इस तरह का शेप होता है। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दैट इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिज़ाइन की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जिस सब शेल के जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है, हम उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रखते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे?
वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होगा, d वाले यानी जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d वाले में एंटर करेगा, और f वाले जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में एंटर करेगा। तो ये था बेसिस हमारे पीरियोडिक टेबल के, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, कि उसको क्या बेस था, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, ये था। हमने सबसे पहले जो मेंडलीव, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो मिस किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपके लिए आसान हो जाएगा आगे आने वाली चीज़ों को समझना। बच्चों, आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तभी समझ पाओगे जब आपको कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ है ये पता हो। अगर आपको एस ब्लॉक की ही जानकारी नहीं है तो एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना इज़ यूज़लेस। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, फटाफट से चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो देख लीजिए। हाँ, अब यहाँ आ गए हैं तो इस वीडियो को ख़त्म करके वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ताकि आप हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से लिंक करती है बच्चों, वो होती है ना चेन्स। अगर चेन की एक भी कड़ी टूटी तो चेन ब्रेक कर जाती है। तो ये सब चेन में है। सोचिए ज़रा, आपके बुक्स में जो इंडेक्स होता है उसको कितने प्रॉपरली डिज़ाइन किया है। कोई भी चैप्टर पहले या कोई भी चैप्टर बाद में नहीं रखा गया है, क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो बस हमें भी उसी लिंक फॉर्म में पढ़ना है। अगर आपने वो दोनों वीडियो मिस किए हैं तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया, किसी को भी नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर क्या होगा, तो हमें अपना 100% देते हुए हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना है। चलिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे बच्चों? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता था, और ये हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड थे, यानी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते थे। आ जाइए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है बच्चों? ज़्यादातर हमारे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में क्या होता है? ज़्यादातर क्या, सब बच्चों मेटल्स ही हैं, क्योंकि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है बच्चों, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां आपको मेटल भी देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल भी देखने को मिलेंगे, और इवन मेटलॉइड भी देखने को मिलेंगे। तो पी ब्लॉक में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन एस ब्लॉक क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स। ठीक है, एस ब्लॉक क्या है? मेटल्स हैं। चलो आ जाओ। अब एस ब्लॉक में बच्चों दो ग्रुप रखे गए हैं। ठीक है, एस ब्लॉक को, अब ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक को फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, जाहिर सी बात है कि दोनों ग्रुप्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही एंटर करेगा। इसी वजह से इसे कहाँ रखा गया है? एस ब्लॉक में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। अगर ये है, यानी देखो, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। ठीक, पहले ग्रुप में क्या होगा? इसमें एक आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अच्छा बच्चों, एस ऑर्बिटल में बताओ, एस सबशेल में बात करो तो कितने ऑर्बिटल होते थे? एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता था, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता था, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे। इसी वजह से एस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कितने ग्रुप, एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं, पहला और दूसरा। ठीक, पहला ग्रुप है, यानी इसमें जो लास्ट शेल होगी उसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें जो लास्ट शेल होगी उसके एस ऑर्बिटल में क्या होगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, पहले वाले में क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? NS1। यानी N क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल शेल को शो कर रहा है। S क्या है? S ऑर्बिटल है। N क्या शो करता है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या क्वांटम नंबर ना। तो यानी ये हमारे क्या शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर नंबर ऑफ लास्ट शेल। लास्ट शेल का नंबर शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है।
यहाँ पे s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट ग्रुप का अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, NS1। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी जैसे ही हम फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे आउटर मोस्ट जो शेल होगी उसका नंबर बढ़ता जाएगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। चलो अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या होगा, NS2। ठीक, क्यों क्या होगा, NS2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो n तो हमारा फिर से वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर, s तो s ऑर्बिटल था ही और इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही एंटर कर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या आ गया, NS2। NS1 NS2, NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ हमारे फर्स्ट ग्रुप का और NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ हमारे सेकेंड ग्रुप का। अब बात कर लो इस पे कि वन लाइनर्स कैसे बन सकते हैं। तो बच्चों डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एस ब्लॉक के जितने आपके एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो SPDF आपको उनमें से एक चूज़ करना होगा। फिर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो आ गया। फिर सेकेंड ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि ओवरऑल एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ओवरऑल एस ब्लॉक का, तो वो हो सकता है NS1 या फिर NS2। ठीक, NS1 या फिर NS2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे एस ब्लॉक का। अब आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितने सारे अभी तक हमने इतनी ही चीज़ में कितने सारे वन लाइनर्स कवर किए। एक तो एस ब्लॉक कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा वो, ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो, एक एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं वो, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं वो, एक फर्स्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो, और सेकेंड ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो। इतने सारे वन लाइनर्स हमने सिर्फ अभी तक कवर किए हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट एंड नो नीड टू गो एनीवेयर बिकॉज वी विल बी राइट बैक। ओके बच्चों, तो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक की बात कर ली थी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। तो आपके लिए जो इजी लगता है आप वहाँ से हमारा नंबर लेके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी मंत्रा इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग, आपको हमेशा हम वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आप हमें अपनी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी मंत्रा। और इसी के साथ साथ बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर MNS 21, यानी ऐसे बच्चे जो MNS का एग्ज़ाम फेस करेंगे 2021 में, हम उसके लिए अपना नया बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। तो आप हमें वहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सकते हैं उस बैच के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस ब्लॉक में ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों बात हो गई दो ग्रुप्स की, अब देख लेते हैं वो दो ग्रुप्स हैं कौन कौन से। एक तो पहला, ये हो गया, दूसरा चलो आ जाओ। ली ना की रब से फरियाद, ये हो गए आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। ली ना की रब से फरियाद, यानी ली फॉर लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, रब रुबीडियम, सी सीजियम, एफ फ्रांशियम। ठीक, लीना की रब से फरियाद, ये हो गए आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप में। तो दूसरे ग्रुप में कौन कौन आते हैं बच्चों? बे, मक, का, सर, बारा। बेमक्का सरबारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेमक्का सर 12, ठीक है, क्या हो गया? बेमक्का सर 12, ये हो गए आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स। कितना आसान है याद करना, लीना की रब से फरियाद, बेमक्का सर 12। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल और ग्रुप, तब से याद किया था और अभी तक याद है।
बिल्कुल नहीं भूली। तो लीना की रब से फरियाद, बेमक का सर बारा, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो इसमें क्या आएगा, 1H1 तो था, यहाँ पे NS1 होगा और यहाँ पे क्या होगा NS2, यानी यहाँ पे s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, फर्स्ट ग्रुप में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ग्रुप में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम कोई भी हो, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कोई भी हो, इनमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इनमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात हो गई पहले और दूसरे ग्रुप की। पहले और दूसरे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स थे उनकी बात हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊपर से नीचे जाने पर, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर देखो एटॉमिक साइज़ की बात कर लो। ग्रुप में, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या करता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। भैया यहाँ पे पहली शेल रख लो, यहाँ पे दूसरी रख लो, यहाँ पे तीसरी रख लो, यहाँ चौथी रख लो, यहाँ पांचवी, यहाँ छठी, यानी यहाँ कितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स, जैसे ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आउटर मोस्ट शेल का नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे देखो एटॉमिक साइज़ बढ़ रही है ना। तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। सीधा सा फंडा है कि ऊपर से नीचे जाने पर एक ग्रुप में एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक, याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एटॉमिक साइज़ बढ़ रही है बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में एटॉमिक साइज़ बढ़ रही है, चाहे पहला ग्रुप हो या फिर दूसरा ग्रुप, सेम रूल दोनों में अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज़ अंतर है, देखो किस चीज़ का अंतर है, सबसे इस वाले ग्रुप में यानी फर्स्ट ग्रुप में सबसे छोटा साइज़ किसका, लिथियम का, और इधर वाला सबसे छोटा साइज़ किसका, बेरिलियम का। ठीक है, यानी लिथियम का साइज़ यहाँ पर सबसे छोटा और यहाँ पे बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा। बच्चों एक ग्रुप के एलिमेंट्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल डिफ़ाइन की गई थी, इसी वजह से पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें उठा के एक साथ रख दिया जाए, ताकि हमें पीरियड जो एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिसिटी पता चल सके, उनके एलिमेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, हमें वो पता चले, हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन की नीड यही होती है कि स्टडी को आसान किया जाए। टैक्सोनॉमी की नीड यही होती है कि क्लासिफिकेशन यही नीड है इसकी कि स्टडी आसान हो जाए। इसी वजह से ये सारे एलिमेंट्स क्या थे, हमारे सेम प्रॉपर्टी शो करते थे, इसी वजह से इन्हें उठाकर एक ग्रुप में रख दिया गया और इन्हें उठाकर एक ग्रुप में रख दिया गया। लेकिन सबसे पहला एलिमेंट, हर ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता, थोड़ा सा कहा है मैंने, ज़्यादा समुंदर भर का मत समझ लेना, नदी पे टिके रहना। ठीक है, यानी हर एक ग्रुप के जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ। क्यों, क्योंकि भैया वो साइज़ में सबसे छोटा है। तो देखो आपके घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा शैतान होता है ना, कहते हैं ना जितना छोटा उतना खोटा। तो जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा शैतान होता है। तो सिमिलरली इसका साइज़ सबसे छोटा है। यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में लिथियम का साइज़ सबसे छोटा, इधर दूसरे वाले में बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा। तो ये सबसे छोटा है इनका साइज़ अपने अपने ग्रुप में, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ में अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ। ये देख लिया हमने। अब बच्चों आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप की। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है,
बट जब इनका हर एक एलिमेंट की बच्चों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा गया, तो ये देखा गया कि लिथियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ तो थोड़ी सी डिफरेंस शो कर रहा था प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी मिल रही थी मैग्नीशियम से। किससे मिल रही थी? मैग्नीशियम से। सेम इधर बात करें बेरिलियम की, तो ये देखा गया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ तो थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिल रही थी एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो ये देखा गया कि इन दोनों की प्रॉपर्टी अपने बगल वाले ग्रुप के एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट्स के साथ मिल रही है, तो ये एक डायगोनल टाइप बना रहे थे। इस रिलेशनशिप को कह दिया डायगोनल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या कह दिया? डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो करता है? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। अब कैसे याद कर सकते हो इसको? आसान तरीका क्या है याद करने का कि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है और बेरिलियम किसके साथ? तो ली मग बे अल, ली मग बे अल, ली लिथियम, मग मैग्नीशियम, बे बेरिलियम, अल एल्यूमिनियम, ली मग बे अल। तब याद किया था, अभी तक याद है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने के, जिससे माइंड रहता है में, दिमाग में रहता है, रिटेन रहता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, आगे आ जाओ। हमने अभी तक क्या बात कर ली कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। फिर सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं यानी लिथियम और बेरिलियम, और ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ। इनकी डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर ली। ये थे अभी तक के हमारे वन लाइनर्स जितने हमने अभी कवर किए। अब आगे बात करते हैं बच्चों, एस ब्लॉक में क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। एस ब्लॉक में क्या होती हैं? मेटल्स आती हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? ओके, तो बच्चों जो पहले ग्रुप की मेटल्स होते हैं इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। पहले ग्रुप की जो मेटल्स हैं दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। क्यों एल्कली मेटल्स? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स को जब पानी में घोला जाता है, व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप is dissolved in water, when the oxides of first group metals are dissolved in water, they form alkali। वो क्या बनाते हैं? एल्कली बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। यानी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स वाटर में घुलने पर क्या बनाते हैं? एल्कली बनाते हैं। ओके, अगर ये एल्कली हैं तो ये क्या है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं? एल्कली अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। वाई एल्कली अर्थ मेटल्स? देखो एल्कली है, मेटल्स है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो जो ये वाले शो कर रहे थे वही। अब अर्थ एक चीज़ और जुड़ गई है, अर्थ एक टर्म और जुड़ गया इनके नाम में। तो क्या हुआ कि एल्कली अर्थ मेटल्स, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को। क्यों? क्योंकि इनके भी ऑक्साइड क्या हैं? इनके भी ऑक्साइड्स को जब आप वाटर में घोलोगे दे ऑल्सो फॉर्म एल्कली, वो भी एल्कली बनाएंगे। और ये अर्थ क्रस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी पाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। that's why we call them alkali earth metals। why? because they are found in earth crust। ये कहाँ पर मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये रीज़न था एल्कली मेटल कहने का और इनको एल्कली अर्थ मेटल कहने का। ठीक, क्लियर हो गया सबको सब कुछ? चलो, अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन है यू कैन शेयर योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। तो आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमसे कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहें तो आप हमें वो भी सजेशंस भी, ईच एंड एवरी कमेंट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। तो आप हमें सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो, जो आप चाहते हो कि यार ये टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा था, अगर इससे एक वीडियो लेक्चर इस पर मिल जाता,
तो बहुत आसानी होती समझने में। तो आप हमें वो भी बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगला वीडियो लाएं तो आप उसी टॉपिक के साथ आएँ और आपके लिए वो पढ़ना आसान हो जाए। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई भी हैं पिछले वीडियोस में कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए, एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन देम। हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों कोई भी एजुकेशन चैनल हो, कुछ भी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, वी आर नथिंग विदाउट आवर स्टूडेंट्स, वी आर नथिंग विदाउट आवर स्टूडेंट्स। हम अपने स्टूडेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। वी आर स्टैंडिंग एयर, वी आर डूइंग एफर्ट्स, वी आर डूइंग आवर हार्ड वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी वजह से। विदाउट स्टूडेंट्स वी आर नथिंग। आप एक टीचर उसके स्टूडेंट के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। इसलिए हम आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है कि अगर इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर मिल जाता है, ऐसे हेल्प हो जाती, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसे भी दूर करने की कोशिश करें और आपकी वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश ज़रूर करें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज़ की बात कर ली थी बच्चों। हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं? मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स। तो मेटल्स होती क्या हैं? मेटल्स क्या होती हैं बच्चों? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल कर केटायन यानी पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होंगे? मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी टेंडेंसी क्या होगी? अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखने वाले। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्यों इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाल रहे हैं, ले क्यों नहीं रहे? तो बच्चों सीधा सा फंडा है स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे खड़े हैं स्टेबिलिटी के लिए, आप यहाँ आते हैं स्टेबिलिटी के लिए। यानी दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी। अभी दे आर हैविंग मच एनर्जी, अभी क्या है, इनमें बहुत एनर्जी है। इनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी लूज़ करना है। इन्हें स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, एनर्जी कम चाहिए। तो क्या होता है, अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल नहीं है। अब जब इन्होंने देखा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है और ये कैसे आसानी से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, तो सोचा, इन्होंने दिमाग लगाया, पहले वाले ग्रुप में दिमाग लगाया और ये पाया कि यार मेरे तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, किसी जो भी हमारे पास आए लेने वाला उसको दे दूं, तो उसका भी भला, अपना भी भला। वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा और हम एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, यानी सपोज़ आपके पास 4 रोटियां हैं, ठीक है, लेकिन आपको भूख कितने की है? 3 की। आपके पास रोटियां कितनी हैं? 4। भूख कितने की है? 3। तो आप सोच रहे हैं यार 4 की 4 खा ली तब तो वॉमिटिंग हो जाएगी, और 3 खाऊंगा तो पेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक उस रोटी को फेंकना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि अन्न है यार, वेस्ट नहीं करना है। तो क्या आपने किया? आप ऐसे की तलाश में हो कि कोई आए, कोई भूखा इंसान आए, हमसे वो एक रोटी ले ले, उसका भी भला और हमारा भी भला। तभी तक कोई आएगा, कोई मेटल आएगा, कोई और नॉन मेटल आएगा या कोई भी एलिमेंट आएगा, आपके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसका भी भला हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा फंडा था क्या? किस चीज़ का? स्टेबल होने का। सिंपल सा फंडा क्या, किस चीज़ का था? स्टेबल होने का। वो भी स्टेबल हो गया, आप भी स्टेबल हो गए। अब इन्होंने क्या देखा, सेकंड वाले ग्रुप ने, कि जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब ये कह रहा है यार मेरे पास, मेरे आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं भी बहुत आसानी से 2 दे सकता हूँ। आपके पास अगर 4 रोटियाँ थी तो मेरे पास 5 हैं, भूख मुझे भी 3 ही की है, तो कोई आएगा मैं 2 दे दूँगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। तो इसने भी सोचा चलो ठीक 2। अब जब इन्होंने अपने पास से कुछ दे दिया, तो बच्चों देने वाला हमेशा बड़ा होता है सॉरी, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो गए? बड़े हो गए, पॉजिटिव एनर्जी से भर गए। अब याद रहेगा आपको कि जब कभी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब आप डोनेशन देते हो, डोनेट करते हो कोई चीज़, तो आप बहुत पॉजिटिव वाइब से भर जाते हो ना। बस ये भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इनमें भी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा? ओके। अब
पहला वाला ग्रुप क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यानी इनकी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, +1 का चार्ज आएगा इन पे। और ये वाला ग्रुप क्या कर रहा था, दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यानी इस पे कितने का पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2। पहले वाले पे कितना, +1 और दूसरे वाले पे कितना, +2। क्यों, क्योंकि पहले वाला ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, दूसरा वाला ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। क्यों, क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट की बात आपके हार्ट तक ज़रूर पहुँचे। चलो, ये देख लिया कि क्या क्या नाम होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। अब बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर यानी एक ग्रुप में ही ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ रही थी, लेकिन अगर हम एक ही पीरियड में, अभी हम ग्रुप की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, पीरियड की। एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ घटती है, यानी अगर हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज़ पीरियड में क्या होगा, घटेगी। यानी एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ती है और एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट शेल क्या है, सेम है भाई, एक ही शेल है, सेम है, आउटर मोस्ट शेल का नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पे उसी शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव अट्रैक्ट कर लेगा, पास हो जाएंगे, यानी एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एटॉमिक साइज़ घटेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि कब एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, बढ़ेगा कब, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, और कब एटॉमिक साइज़ घट रहा है, एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर। ठीक, ओके, ये सारी क्या हैं बच्चों, मेटल्स हैं। ठीक है, सारी की सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा था, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा था। तो जब हम यहाँ पर लास्ट में पहुँचे, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स पे, तो क्या हुआ, इनका एटॉमिक साइज़ इतना बढ़ गया कि ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो गए कि ये रेडियो एक्टिव हो गए। ये क्या हो गए, रेडियो एक्टिव। ठीक, इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो गए कि ये क्या हो गए, रेडियो एक्टिव। ओके, हो गई बात। आ जाओ, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं बच्चों। मेटालिक कैरेक्टर की बात करो तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे साइज़ जाने पे साइज़ बढ़ रहा है एक ही ग्रुप में। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो शेल न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगी, जो शेल न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगी, उस पर न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, यानी उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा, उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही लूजली बाउंड होंगे। तो उनको अपने शेल से निकाल देना बहुत आसान है। इसको नहीं समझ में आए, टेंशन ना लो, जब तक हम यहाँ खड़े हैं तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। समझो, आप अपने घर में हो, ठीक, बहुत बड़ा सा घर है आपका, आप अपने घर में हो, पापा कहाँ हैं, आपके सेंटर पे बैठे हैं, पापा कहाँ हैं, सेंटर पे बैठे हैं, और आप कहाँ हो, उसी रूम के बगल वाले रूम में। पापा आपके एक रूम में है, सेंटर वाले रूम में, और आप कहाँ हो, उसी के बगल वाले रूम में। पापा कह रहे हैं अगर पढ़ाई नहीं करी और घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ देंगे, पढ़ाई नहीं करी और घर से बाहर निकले टांगे तोड़ देंगे। तो तुम बगल वाले रूम में हो ना, कहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, वहीं बैठे रहोगे। क्यों, पापा ने अगर झांक के भी देख लिया कि बगल वाले रूम में नहीं है तो आके तोड़ पहले देंगे। इससे अच्छा कहीं ना जाओ, भले किताबें खोले बैठे रहो, लेकिन बैठे वहीं रहो। ठीक, चलो, लेकिन फिर से समझो। अभी अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो, पापा कहाँ हैं, वहीं उसी रूम में, सेंटर वाले, लेकिन अब तुम कहाँ हो, सबसे बाहर वाले रूम में, जहाँ से दरवाज़ा बिल्कुल बगल में है। अभी पापा कहाँ थे, फिर से सेंटर में थे, पापा कहाँ थे, फिर से सेंटर में है, और तुम कहाँ हो, बिल्कुल बाहर वाले रूम में, जहाँ से दरवाज़ा बिल्कुल पास में है। पापा ने अभी भी चेतावनी तो वही दी है कि घर से बाहर मत जाना, नहीं तोड़ देंगे, टांगे काट देंगे तुम्हारी। लेकिन अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा मन बड़ा चंचल है ना, दिल तो बच्चा है जी, बड़ा चंचल, कह रहे हैं यार पापा तो अंदर वाले रूम में हैं,
अभी बाहर से कोई दोस्त बुलाने आया है, 2 मिनट का काम है, बतिया लेंगे दरवाजे पर खड़े होके, फट से भाग आएंगे, पापा क्या जान पाएंगे, जब तक पापा आएंगे तब तक हम वापस। तुमने क्या किया, निकल के फुर, तुमने क्या किया, निकल के फुर। यानी पापा से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जा रही, पापा का डर उतना कम होता जा रहा है। सेम यहीं पे न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा शेल की दूरी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस का उस शेल पर अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होता जाएगा, और उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतना लूजली बाउंड होंगे कि फटाफट निकल के पॉजिटिव आयन बना लेंगे। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, और अगर आ गया है ये एग्जाम्पल से समझ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। चलो फिर देखो, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ा था। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाने पर शेल नंबर बढ़ा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नीचे वाले एलिमेंट्स के, वो इतना ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे कि फटाफट एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। और जो एलिमेंट बच्चों जितना ज़्यादा आसानी से पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है ना, उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। यानी जो एलिमेंट जितना ऊपर से नीचे, जो एलिमेंट जितना आसानी से पॉजिटिव आयन बनाता है, उतना ही मेटालिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होता है। ठीक, क्लियर? अब देखो, मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर हम ग्रुप में करें तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर हम ग्रुप में करें तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, और अगर पीरियड में बात करें तो घटेगा। पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, और एक ही ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, पीरियड में घट रहा है। यानी सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ हम जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा, सोडियम में, ना कि मैग्नीशियम में। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है ना, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी बाहर भागने के लिए। ठीक है? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी विल बी राइट बैक। ओके, तो अभी तक हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, अब हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी बच्चों एक जनरल सा टर्म है एनर्जी। ऊपर से नीचे जाने पर, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। क्यों? क्योंकि शेल जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, पॉजिटिव आयन उतनी ही आसानी से बढ़ जाएगा। इसलिए एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती, घटती है। लेकिन एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है? पीरियड की बात करेंगे तो ये बढ़ेगी, और ग्रुप की बात करेंगे तो ये घटेगी। ठीक है? क्लियर सबको? ओके, यानी फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम पीरियड के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? इतनी बात कर ली, मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, सब की बात कर ली, डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर ली, सब की बात कर ली। बच्चों कभी कभी ये जो आपके प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड होते हैं ना कि एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर कि टेल मी द टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक रेडियस इफ़ वी आर मूविंग इन अ ग्रुप अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अगर हम एक ही ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर इफ़ वी आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट इन द एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में एक ही ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या फिर एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ये सारे दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। एक ही कई सारे क्वेश्चंस वन लाइनर्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चों सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट ग्रुप की। ठीक, किसकी? फर्स्ट ग्रुप की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर तो और ही कम हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा कम। तो आपका जो सीजियम है, सीजियम दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक ग्रुप। सीजियम क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक ग्रुप का। क्या है? सीजियम। क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसी वजह से ये क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करता है। क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करता है, और इसका यूज़ सोलर सेल्स में किया जाता है। ठीक, किस में किया जाता है? सोलर सेल्स में इसका यूज़ किया जाता है। और ये फिनोमेना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, यानी उनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जब किसी एलिमेंट पे, किसी इलेक्ट्रॉन पे फोटोन आकर, किसी एलिमेंट पे, एटम्स पे फोटोन आकर गिरते हैं, तो उनमें क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन निकले हैं किसकी वजह से? फोटोन की। जब फोटोन के पैकेट्स आए हैं, गिरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल छोड़कर बाहर निकल गए हैं। ये फिनोमेना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कौन शो कर रहा है? सीजियम। इस वजह से इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सोलर सेल्स में। ठीक, ओके। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है? ये फ्लेम कलर्स हैं। फ्लेम कलर्स यानी जब इन एलिमेंट्स को जलाया जाता है तो जो फ्लेम होती है उसका अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिथियम का क्या होगा बच्चों? क्रिम्सन रेड, यानी लिथियम शोज क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम। एंड सोडियम का क्या है? येलो। पोटेशियम का क्या है? वॉयलेट। रुबीडियम का क्या है? रेड वॉयलेट, यानी वॉयलेट में हल्का सा रेडिश टेक्सचर है। और सीजियम का क्या है? ब्लू। दीज आर द फ्लेम कलर्स। ये क्या है? फ्लेम कलर्स हैं। फ्लेम टेस्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? आपके फ्लेम कलर्स हैं। और सेकेंड ग्रुप भी फ्लेम टेस्ट शो करता है। सेकेंड ग्रुप भी क्या करता है? फ्लेम टेस्ट शो करता है। बेरियम की उसमें जो कलर होता है फ्लेम का, दैट इज़ एप्पल ग्रीन। वो क्या होता है? एप्पल ग्रीन कलर का होता है। और जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड कलर का या फिर क्रिम्सन रेड कलर कहीं कहीं दिख जाए, ये फ्लेम कलर इनके ये होते हैं। अब एप्पल ग्रीन पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और वन लाइनर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है कि जो आपके क्रैकर्स होते हैं, दे शो एप्पल ग्रीन कलर ऑन बस्टिंग। वो बस्टिंग पे एप्पल ग्रीन कलर शो करते हैं, और किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेरियम। ये बेरियम की प्रेजेंस की वजह से एप्पल ग्रीन कलर शो कर रहे हैं बस्टिंग पे। बस्टिंग के टाइम पे एप्पल ग्रीन कलर शो करते हैं, यानी क्रैकर्स का जो स्पेसिफिक कलर है वो फ्लेम टेस्ट फ्लेम कलर की वजह से है, इन्हीं एलिमेंट्स के कारण, बेसिकली बेरियम के कारण एप्पल ग्रीन कलर का। ओके, कंफर्म। अब ये फ्लेम कलर आया तो आया कहाँ से? फ्लेम कलर आता है जब कभी भी आप किसी चीज़ को, किसी एलिमेंट को बर्न करते हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा? एनर्जी। आप हीट भी, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। तो एवरी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाइल बर्निंग। बर्निंग पे क्या किया? हीट एब्जॉर्ब किया। सो ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे लीव देयर शेल्स। वो अपनी शेल्स को छोड़ देते हैं। तो ड्यू टू एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लीव देयर शेल, वो अपनी शेल को छोड़ देते हैं। और जैसे ही आपने फ्लेम बंद करी, द सेम इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू कम बैक। सेम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वापस आने की उसमें, उसी शेल में टेंडेंसी शो करता है। तो जब वो वापस आने लगता है, वापस आने के टाइम जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, उसे क्या करना पड़ता है? लूज़ करना पड़ता है। और वो एनर्जी लूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, इन कलर्स की वेव्स के फॉर्म में। तो दिस इज़ द रीज़न वाई सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम कलर्स आर देयर, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज शोइंग डिफरेंट कलर, बिकॉज ईच एंड एवरी, द atom present in each and every element absorbs different amount of energy and it leaves different shell. वो डिफरेंट शेल को लीव करता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट टेंडेंसी
शो करता है। दिस इज़ द फ्लेम कलर फॉर फर्स्ट ए ग्रुप, दीज आर द फ्लेम कलर्स फॉर 2 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। टेक ए स्क्रीनशॉट, वी विल बी बैक। एंड हाँ, रिमेंबर वन थिंग, cesium shows photoelectric effect and it is used in solar cells. So these are the very important one liners. Take a screenshot, we will be back. Okay kids, now we are having a list. अब हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। ये लिस्ट इसलिए पहले से लिख ली गई है ताकि कोई भी एलिमेंट मिस ना होने पाए और आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना छूटने पाए। अब हमारे पास लिस्ट है, सो आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक से रिलेटेड एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी तक हमने इन जनरल बात कर ली, पहले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की। अभी तक हमने क्या किया है, इन जनरल डिस्कशन किया है एक एक ग्रुप का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, उसमें पर्टिकुलर एक एक कंपाउंड पे, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिथियम लिखा हुआ है, ठीक है। लिथियम, ये बेसिकली जो टेबल है आपकी, ये यूजेस की है कि हम कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। तो लिथियम यूज़ होता है मेकिंग, लिथियम इज़ यूज इन मेकिंग यूजफुल अलॉयज़। लिथियम को कई सारे दूसरी एलिमेंट्स के साथ मिलाकर एलॉयज़ बनाने के लिए लिथियम का यूज़ होता है, ठीक है। एंड लिथियम इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी लिथियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर बच्चों आता है सोडियम, लिक्विड सोडियम। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सोडियम दिया हो ऑप्शन में और लिक्विड सोडियम दिया हो तो आपको चूज़ कौन सा करना है, लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम का यूज़ कहाँ होता है, कूलेंट का, इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें लिक्विड सोडियम यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट, ठीक। फिर बच्चों KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में किया जाता है। पोटेशियम आपका एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। देन वी हैव KOH, दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम मेटल्स। सोप क्या हैं आपके, सॉल्ट्स हैं सोडियम और पोटेशियम के। तो जो पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर, वो नेचर में सॉफ्ट होते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट सोप बनाने में, ओके। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। वॉशिंग सोडा क्या है बच्चों, केमिकल फॉर्मूला इसका Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। तो अगर हम इसको दूसरा नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो कितना है 10, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2। ये वॉशिंग सोडा है बच्चों, वॉशिंग सोडा है तो ऑब्वियसली सोप बनाने में यूज़ होगा। और ये कहाँ यूज़ होता है, ग्लास बनाने में, बोरेक्स बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, ठीक है। आ जाओ, कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा किससे बनाया जाता है, कास्टनर केल्नर सेल से। तो ये इसका यूज़ नहीं है, ये बनाने का प्रोसेस है, कास्टनर केल्नर सेल की मदद से ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाया जाता है। इसके बाद क्या आ गया आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। NaH यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन यूज़ हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा बच्चों आप समझो, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर अक्सर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये नेचर इसका कौन सा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक। देखो यहाँ पर अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। यहाँ पर अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर हम अभी भी NaHCO3 की रिएक्शन एक सोडियम एलिमेंट के एक मेटल एक आइटम से करा देना तो ये बना लेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट चेंज हो सकता है सोडियम कार्बोनेट में,
क्यों सोडियम बाइकार्बोनेट एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, ये अब आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़, जब आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डिज़ोल्व कर दो तो क्या बन जाता है, NaOH और H2CO3। जब आपने इसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया बेकिंग सोडा को तो क्या हो गया, H2O, NaOH और H2CO3 बना। बच्चों NaOH इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 इज़ अ वीक एसिड, H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर, ठीक, याद। अब इसको बच्चों बेकिंग सोडा है यानी बेक करने में यूज़ करते हैं, तो बेक करने में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो होल्स बन जाते हैं डो वगैरह में, इन सब चीज़ों में, तो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से डो वगैरह में होल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है, CaO क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर यानी चीनी के ग्रैन्यूल्स को जब प्यूरिफाई करना हो, उसको प्यूरिफिकेशन में किसका यूज़ किया जाता है, क्विक लाइम का, दैट इज़ CaO। उसके बाद स्लेग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, वाइट वॉश में, ग्लास मेकिंग में और टैनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, कहाँ, वाइट वॉश में, ग्लास मेकिंग में और टैनिंग इंडस्ट्री में। फिर आते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल। वो कहते हैं सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, तो वो जो संगे मरमर है, कुछ संगे मरमर नहीं है, मार्बल है, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो गए इसके केमिकल फॉर्मूला में, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और आधा वाटर है, हाफ H2O, तो इसको क्या कह सकते हो, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये सेमी, एक भी मॉलिक्यूल कंप्लीट वाटर का नहीं यूज़ हुआ है, आधा यूज़ हुआ है, तो दैट इज़ सेमी हाइड्रेट, ठीक है, क्या है, सेमी हाइड्रेट, ठीक, यूज़ हो गया, पढ़ लिया। चलो अब बच्चों आप अपनी जब बुक देखोगे NCERT, तो इसी बुक के लास्ट, जब ये चैप्टर आएगा ना लास्ट वाला, तो लास्ट के पेज में समरी के ऊपर सीमेंट दिया है, ठीक है, सीमेंट दिया है, वहाँ पे कैल्शियम और सिलिका वगैरह यूज़ किए जाते हैं सीमेंट बनाने के लिए, और सीमेंट से एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन बेसिकली मान लो कि सेटिंग ऑफ सीमेंट की रिएक्शन कैसी होती है और जिप्सम का यूज़ सीमेंट में क्या होता है। तो बच्चों सेटिंग ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट जैसे हमने सेटिंग करवाते हैं ना, पहले सीमेंट आपने अपने घरों में जब देखा होगा घर बनते हुए, तो सीमेंट डलवाते, सीमेंट लगवाते, सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक कैसे हो गई, जब आप देखते हो जब घर बनते हैं तो उनमें पानी डाला जाता है, तराई की जाती है, वो क्यों की जाती है, ताकि वाटर मिलता रहे और रिएक्शन हीट निकलती रहे। तो जब हीट निकल रही है उस रिएक्शन की वजह से, दैट्स वाई दैट रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। वो रिएक्शन कैसी है, नेचर में एक्सोथर्मिक है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट, दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, ओके। इसके बाद सीमेंट में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। जिप्सम का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो रेट होती है सीमेंट की सेटिंग को वो घटाया जा सके, ताकि सीमेंट को सेट होने का प्रॉपर टाइम मिले, और ऐसा ना हो कि सीमेंट जल्दी जल्दी सेट हो जाए तो आपका जो घर हो वो मजबूत ना बन पाए। तो रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट को घटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिप्सम का। ये दो क्वेश्चंस आते हैं आपके, बेसिकली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर से, एक तो जिप्सम का यूज़ और दूसरा ये सेटिंग ऑफ सीमेंट की जो रिएक्शन है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो अब ये रहा, यहाँ से ये हमारा एस ब्लॉक के जितने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे, आई होप हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बचता है, वो भी देख लो बच्चों। जो हमारे फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो लिक्विड अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लू कलर शो करते हैं। यानी फर्स्ट ए और ये जो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये लिक्विड अमोनिया के साथ क्या करते हैं, ब्लू कलर शो करते हैं।
ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्लू कलर है ये किस वजह से है, ये होता है एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, यहीं पे लिख लो छोटा सा, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, सो अमोनिया और इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों, इस वजह से ब्लू कलर आ जाता है। एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स लिक्विड्स अमोनिया के साथ का कौन सा कलर शो करते हैं, तो वो ब्लू कलर शो करते हैं। और वो ब्लू कलर किस वजह से होता है? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब इसी के साथ हमने जितने आपके इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं इस ब्लॉक में सब ख़त्म कर दिए हैं। तो आपको ये सेशन कितना बेनिफिशियल लगता है, आपके लिए समझ में आया है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इसी तरह आप केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आई प्रॉमिस कि हम ऐसे ही सेशंस आपके लिए और लाते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी बिल्कुल हटूंगी मैं उसके पहले, लेकिन बता दूं अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पहले कमेंट पिन किया हुआ वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एमएनएस वॉरियर्स, थैंक यू एनडीए कैडेट्स।